2019 में मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेरा चयन हुआ था, तो थाईलैंड में आयोजित हुआ था। वो था फर्स्ट वर्ल्ड बीच पेंचक सिलाट चैम्पियनशिप। तो उसमें इंडिया की तरफ से खेल के मुझे कांस्य पदक मिला था जी। फिर मलेशिया में ओपन इंटरनेशनल था, वहाँ पे मैंने इंडिया की टीम से खेला हुआ था। इंडिया की तरफ से वो देखते थे कि अगर इंडिया का झंडा लगा हुआ था तो वहाँ रुक के मैच देखते थे, और जब फाइट होती थी तो इंडिया जब चीयर अप करते थे तो लगता था कि हम अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं और कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो और भी उत्साह के साथ हम खेलते थे और भी पॉइंट्स गेन करने की कोशिश करते थे। हिम्मत आ जाती थी कि हाँ, हमारे साथ तो इतने लोग हैं इंडिया की तरफ से चीयर अप कर रहे हैं। इसी तरह से जब हम अपने स्टेट की तरफ से खेलते हैं और हमारे पीछे जो हमारे बच्चे, हमारे साथ के लोग जब यूपी चिल्लाते हैं तो लगता है कि हमारा यूपी का नाम हो रहा है, तो और ज़्यादा जोश आ जाता है। बस माता जी कभी कभार डरती थी जब कभी कभार हाथ में चोट लग जाती थी, पैर में चोट लग जाती थी, क्योंकि ट्रेनिंग में अक्सर होता है, कोई भी खेल है हल्का फुल्का चोट तो लगती है। माँ हमेशा अपने बच्चे को मानती हैं, तो उनको लगता है कि कहीं चोट ज़्यादा न लग जाए। शादी वगैरह नहीं, अभी नहीं। अभी कहते नहीं कि कब तक अकेले आओगे मेडल लेके, कुछ कभी तो डबल हो गया। अभी कुछ समय मुझे मिला है खेलों के लिए देने के लिए, और अभी भी मैं लगातार कोशिश में हूँ कि लगातार इंटरनेशनल इवेंट में इंडिया के लिए मेडल ले आऊँ। नमस्कार, मेरा नाम वसीम है और इस वक्त मेरे साथ एक बेजोड़ शख्सियत मौजूद हैं जिनका नाम है सूरज श्रीवास्तव। इन्होंने आजमगढ़ के लिए बहुत सारे गौरव के क्षण दिए हैं, बहुत सारे ऐसे इन्होंने काम किए हैं जिनसे समय समय पर हमारे ज़िले के लोगों को गौरवान्वित होने का मौका मिला है। आज एक इत्तेफाक है कि ये हमें यहाँ पे मिले हैं, कुंवर सिंह उद्यान में हम लोग बैठे हैं। सुबह का वक्त है और ठंडी ठंडी हवा का आनंद भी ले रहे हैं, तो क्यों ना हम लोगों ने सोचा कि बातचीत कर लिया जाए। और अक्सर मिलते नहीं हैं, व्यस्तता इतनी है कि मिलते नहीं हैं। कभी खेलों की वजह से ये बाहर रहते हैं, देश के बाहर रहते हैं, प्रदेश के बाहर रहते हैं, तो मुलाकात का सिलसिला जो है बड़ा मुश्किल से तय हो पाता है। तो फ़ोन पे तय हुआ कि हम लोग मिलते हैं, क्योंकि इन्होंने हालिया उत्तर प्रदेश की तरफ से पार्टिसिपेट किया है नेशनल गेम्स में और वहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ऐसे तमाम तमगे इन्होंने जीते हैं उत्तर प्रदेश के लिए, देश के लिए, जिनसे हम सभी का गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। तो आज हम लोग बातचीत करेंगे एक ज़बरदस्त खिलाड़ी से जो हम सभी के लिए इस तरह के सर्टिफिकेट्स जीतते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि ये जो अचीव करते हैं ये उनकी अपनी सिर्फ थाती नहीं है, उनकी अपनी चीज़ नहीं है, ये ज़िले के लिए है, ज़िले के लोगों के लिए है, ज़िले का सम्मान बढ़ाते हैं देश विदेश के कोने कोने में जाके। तो देर ना करते हुए इस बेजोड़ खिलाड़ी से हम लोग बातचीत करेंगे और उनकी ज़िंदगी के कुछ छुए अनछुए पहलुओं के बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो सूरज, सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच CIB इंडिया न्यूज़ की तरफ से। आप हमेशा खेलों को उत्साहवर्धन करते रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। सूरज, आप ऐसा सोचते हैं, आपके गले में मैं दिखा दूँ एक गोल्ड मेडल जो हालिया आपने जीता है, वो आपने इसको पहना हुआ है। हम लोग बातचीत करेंगे अभी इसी गेम्स से लेकर शुरू करते हैं, जिसका आपने ये सर्टिफिकेट रखा हुआ है पास में, और आपके गले में मेडल लटका हुआ है। ये गेम कहाँ पे आयोजित हुआ था, आपने किस तरह से इसमें पार्टिसिपेट किया था? ये 9th नेशनल पेंचक सिलाट चैम्पियनशिप का आयोजन हुआ था। इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जम्मू एंड कश्मीर में, श्रीनगर में, वहाँ पे इसका आयोजन हुआ था, जो कि इंडियन पेंचक सिलाट फेडरेशन और JNK स्पोर्ट्स काउंसिल के द्वारा संयुक्त तत्वाधान में किया गया था। इसमें पूरे देश से 33 राज्यों, यूनियन टेरिटरीज और SSB पुलिस की टीम सब मिलाकर के 33 टीमों ने प्रतिभाग किया हुआ था। 33 टीमों ने जी। तो इसमें कोई वर्ग होगा ना कि हाँ, इसमें इस किलो वर्ग से होता है या कैसे? सीनियर कैटेगरी में 85 से 90 किलो भार वर्ग में मैं लगातार खेलता रहा हूँ। इस बार भी हाँ, उसी कैटेगरी में इस बार पुनः मैं स्वर्ण पदक जीता हूँ जी। अच्छा, ये पेंचक सिलाट काफ़ी फेमस हो रहा है, तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा इसके बारे में भी आप बताते चले हमारे दर्शकों को कि आखिर ये पेंचक सिलाट है क्या, किस तरह से खेला जाता है? ये पेंचक सिलाट एक मार्शल आर्ट, जैसे आप कराटे, किक बॉक्सिंग जैसे गेमों का नाम सुने होंगे, वैसे ही पेंचक सिलाट भी एक इंडोनेशियन मार्शल आर्ट्स है जो भारत सरकार से लगातार 2018 से लेकर अब तक मान्यता प्राप्त है। ये एशियन गेम्स में एज ए मेडल स्पोर्ट है। ओलंपिक्स जो टोक्यो भी इस बार नहीं हो पाया किन्हीं कारणों से, टोक्यो ओलंपिक्स में एज ए डेमोस्ट्रेशन स्पोर्ट से शामिल था। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी जो होती है, यूनिवर्सिटी गेम्स में भी ये शामिल है, और यूपी ओलंपिक एसोसिएशन ने भी इसको मान्यता प्रदान किया हुआ है। और इसके साथ टोक्यो ओलंपिक में इसका डेमो हो जाता तो आगे आने वाले समय में हो सकता था ओलंपिक में शायद हो। हाँ, ये बिल्कुल तय था,
क्योंकि पिछली बार कराटे को भी एज ए डेमोस्ट्रेशन स्पोर्ट्स रखा गया था और ये इस बार टोक्यो ओलंपिक से मेडल स्पोर्ट शामिल हुआ। तो पेंचेक्सिल आर्ट की भी अपार संभावनाएं हैं, इंडिविजुअल गेम है। आप युवा पॉलिटिशियन हैं, खैर उसकी बात बाद में करूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक खिलाड़ी की बात हो रही है। हमारा जब अग्नि परीक्षा का कार्यक्रम शुरू होगा तो उसमें सूरज से बात करेंगे उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि को लेकर के। सूरज, एक बार हमारे दर्शकों को बताएं अपने बारे में, ताकि लोगों को समझ में आ सके कि किस तरह से आपने शुरुआत करी है, और माता पिता के बारे में अगर थोड़ा बता पाएँ। मेरी शुरुआत जहाँ पे आप बैठे हुए हैं कुंवर सिंह उद्यान में ही मैं शुरू से ट्रेनिंग करता रहा। अच्छा। और 2000 इंटरव्यू के लिए इसी जगह का सही? जी बिल्कुल। जिस फील्ड में आप देख सकते हैं बाएं साइड में ये फील्ड है, वहीं हम लोग आते थे। मैं तब 4th क्लास में था। 2001 से मैंने ट्रेनिंग शुरू किया अपनी। 2001 से मैं ज्योति निकेतन स्कूल में था, तब से हम लोग ट्रेनिंग शुरू किए। और पार्क में अनवरत हम लोग लगातार 3 से 4 घंटे यहाँ मेहनत करते थे। 3 से 4 घंटे? और मॉर्निंग में हम लोग आते थे यहाँ पर 4 बजे उठ करके यहाँ पहुँच जाते थे हम लोग। 4 बजे उठ करके हम लोग यहाँ 6 बजे तक ट्रेनिंग करते थे, फिर स्कूल जाया करते थे। रेगुलर? हाँ, रेगुलर। और शाम के टाइम भी हम लोग 2 घंटे का समय निकाल करके इसी तरह ट्रेनिंग करते थे, 5 बजे से 7 बजे तक। 5 से 7 बजे? तो 4 घंटे रेगुलर प्रैक्टिस बचपन से लेकर के करता रहा। इस समय थोड़ा समय कम दे पाते हैं। पहले तो मान लीजिए पेंचेक्सिल आर्ट नहीं था, जब उस वक्त किस तरह के? उस वक्त कराटे करते थे। कराटे करते थे जी। यानी जब ये गेम आया तो उसमें सहायक हो गया वो कराटे? हाँ, वो कराटे की ही सारी चीज़ें, जैसे पंच, किक, ब्लॉक वगैरह सारी चीज़ें उसमें होती हैं, फिर उसमें कुश्ती के कुछ अंश जुड़ गए हैं। तो घर वाले रोकते नहीं थे आपको बचपन में कि अरे कहाँ जाओगे, कोई मार दिया आप टूट जाएगा फूट जाएगा, या आपने किसी को हिट कर दिया? नहीं, माताजी पिताजी का तो पूरा प्रोत्साहन रहता था। बस माताजी कभी कभार डरती थी जब कभी कभार हाथ में चोट लग जाती थी, पैर में चोट लग जाती थी, क्योंकि ट्रेनिंग में अक्सर होता है, कोई भी खेल है हल्का फुल्का चोट तो लगती है। तो माँ हमेशा अपने बच्चे को मानती हैं, तो उनको लगता है कि कहीं चोट ज़्यादा न लग जाए। लेकिन पिताजी का सदैव प्रोत्साहन रहा है गेम में आगे बढ़ाने को लेकर के। जी। तो स्कूल में होते थे कराटे वगैरह के गेम्स? हाँ, मैं ज्योति निकेतन स्कूल में था और रेगुलर वहाँ पे कराटे के कैंप्स भी होते थे, चैम्पियनशिप्स भी वो लोग कराते थे और सहयोग भी करते थे। जहाँ भी हम लोग खेलने जाते थे तो स्कूल की तरफ से ही पार्टिसिपेशन कराते थे। और लगातार फिर हम लोगों ने कराटे किया। 2016 में आकर के हम लोगों ने फिर पेंचेक्सिल आर्ट शुरू किया। जब इसके बारे में हमें ठीक से पता चला, ट्रेनिंग किया गया, कैंप्स किए गए, फिर इस गेम में आगे बढ़ने का मन हुआ कि इसमें आगे बढ़ा, जिसमें अपार संभावनाएं हैं। कौन सा ऐसा वक्त था, वो क्षण था जब आपको लगा कि हाँ मुझे गेम्स में ही आगे जाना चाहिए, मैं इसमें बेटर कर सकता हूँ? स्टडीज़ में हमेशा मैं एवरेज स्टूडेंट रहा, तो अपने आप को एक एक्सप्रेस करने को लेकर के मुझे लगा कि हाँ मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर सकता हूँ। स्टडीज़ में हमेशा मैं टॉप नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं स्पोर्ट्स पर्सन के रूप में टॉप कर सकता हूँ। जब मैं मुझे याद है कि इस कुंवर सिंह उद्यान में ही 2003 में एक बार चैम्पियनशिप हुई थी, डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप हुई थी और मैंने सिल्वर मेडल जीता था। तो मुझे लगा कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ चीज़ें। धीरे धीरे हम लोगों ने फिर शुरू किया और लगातार डिस्ट्रिक्ट टीम से खेलते हुए, फिर स्टेट टीम से खेलते हुए आगे बढ़ते गए। तो जैसे जैसे अचीवमेंट्स मिलती गई, एक अपनापन सा आता गया कि गेम में ही ज़्यादा मेरा झुकाव होना चाहिए। स्पोर्ट्स में रह करके मैं सोसाइटी का, स्टूडेंट्स का और अपना भी वेलफेयर कर सकता हूँ, ऐसा लगा मुझे। तो मैंने इस फील्ड को ही चुना। आपने एक बड़ी बात बोली कि एवरेज स्टूडेंट होने के नाते आपको लगा कि मुझे खेलों की तरफ जाना चाहिए, खेल में मैं बेहतर कर सकता हूँ। अमूमन होता ये है कि हमारी कम्युनिटी में माँ बाप फोर्स करते हैं कि नहीं पढ़ लो, जबकि गेम्स में भी आपने जैसा किया है कि शायद अगर आप पढ़ाई करते तो शायद इतने पॉपुलर नहीं हो पाते ढंग से, है ना, जितना गेम्स में आपने वर्ल्ड वाइड आपने जो प्रसिद्धि हासिल की है। तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से जो ज़बरदस्ती फोर्स करते हैं अपने बच्चों पे, वो गेम्स नहीं खेलने देते? नहीं, बच्चों को हमेशा से प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर वो किसी भी फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, वो अच्छा बैडमिंटन खेलते हैं तो उन्हें बैडमिंटन में प्रमोट करना चाहिए कि पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। उससे ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है बच्चों का और वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। स्टडीज़ में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो उनको लगता है कि हमें सब्जेक्ट वाइज अपना सिलेबस पूरा करना है, कोरम पूरा करना और डिग्री लेनी है मुझे। लेकिन स्पोर्ट्स में उनको लगता है कि हाँ मुझे अभी मैंने अगर डिस्ट्रिक्ट जीता है तो मैं स्टेट जीत सकता हूँ, नेशनल्स जा सकता हूँ, इंटरनेशनल के लिए जाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। तो एक से एक अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मिलती जाती हैं और आजकल गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है चीज़ों को। पहले लोग कहते थे कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो आज ये उल्टा हो चुका है। आज अगर आपको नवाब बनना है तो आपको खेल में आगे आना पड़ेगा, नवाब बनना है तो खेल में खुद को साबित करना पड़ेगा। अच्छा, आपने अब तक सूरज कितने तरह की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया होगा, देश विदेश सब मिला करके? मैंने फ़िलहाल अभी 2019 में मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेरा चयन हुआ था, तो थाईलैंड में आयोजित हुआ था। वो फर्स्ट वर्ल्ड बीच पेंचेक्सिल आर्ट चैम्पियनशिप। तो उसमें इंडिया की तरफ से खेल के मुझे कांस्य पदक मिला था। कांस्य पदक जीता? जी। फिर मलेशिया में ओपन इंटरनेशनल था, वहाँ पे मैंने इंडिया की टीम से खेला हुआ था। चाइना में अभी लास्ट में कोरोना आने से पहले ही हम लोग की टीम को जाना था,
उसमें भी एशियन चैम्पियनशिप के लिए मेरा चयन हुआ था, लेकिन कोरोना के कारण वहाँ पे पूरा बैन लग गया था, इस कारण हम लोग नहीं जा पाए थे। अब ये साल भर के गैप के बाद ये फिर से ये चैम्पियनशिप शुरू हुई है, तो अब ये नेशनल चैम्पियनशिप के बाद हो सकता है इंटरनेशनल के लिए ट्रायल्स हों और हम लोग का सिलेक्शन के लिए हम लोग पूरे प्रयासरत रहेंगे। मैंने 2009 में पहली बार जीता था नेशनल, तब वो किक बॉक्सिंग थी और किक बॉक्सिंग मैंने फिर गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद से लगातार 2011 में इंटरनेशनल इवेंट हुआ था नेपाल में, वहाँ खेला था मैंने। भूटान में 2012 में खेला हुआ था। फिर इस बीच में लगातार ट्रेनिंग चलते रहे और आकर के 2016 में फिर हम लोगों ने पेंचेक्स लाट शुरू किया, नेशनल चैम्पियनशिप खेला। फिर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में भी था, तो मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ से पार्टिसिपेट किया था, वहाँ पे एक रजत पदक और एक कांस्य पदक जीता था। फिर 2018 के नेशनल्स में फेडरेशन कप हुआ था, उसमें गोल्ड मेडल जीता था। तो इसी तरह सिलसिला चलता रहा। तो कैसा लगता है सूरज आपको जब एक खिलाड़ी के तौर पे जब सम्मान मिलता है, जब अवार्ड मिलता है, जब आप इसे जीतते हैं अपनी मेहनत से, तो उस वक्त क्या मन में चल रहा होता है? अपने जब बाहर होते हैं तो देश के लिए क्या चल रहा होता है? अगर आप इंडिया में खेल रहे होते हैं तो अपने प्रदेश और ज़िले के लिए कैसा फीलिंग होता है? ये बहुत ही शानदार क्षण होता है। जैसे मैं थाईलैंड में गया हुआ था, वहाँ पे बीच इवेंट था और वहाँ पे पूरी पब्लिक गैदरिंग थी। जो लोग भी टूरिस्ट गए हुए तो वहाँ पर इंडिया की तरफ से वो देखते थे कि अगर इंडिया का झंडा लगा हुआ था तो वहाँ रुक के मैच देखते थे। और जब फाइट होती थी तो इंडिया जब चीयर अप करते थे तो लगता था कि हम अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं और कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो और भी उत्साह के साथ हम खेलते थे और भी पॉइंट्स गेन करने की कोशिश करते थे। हिम्मत आ जाती थी कि हाँ, हमारे साथ तो इतने लोग हैं इंडिया की तरफ से चीयर अप कर रहे हैं। इसी तरह से जब हम अपने स्टेट की तरफ से खेलते हैं और हमारे पीछे जो हमारे बच्चे, हमारे साथ के लोग जब यूपी चिल्लाते हैं तो लगता है कि हमारा यूपी का नाम हो रहा है, तो और ज़्यादा जोश आ जाता है। तो इस तरह के मूवमेंट्स बहुत गौरवान्वित करने वाले होते हैं और इनको जी पाना बड़ा अच्छा लगता है कि हम लोग इसको अच्छे से कर पा रहे हैं। आपकी इस तमाम जर्नी के बीच में जो खेलों का है आपका सिलसिला, जो कारवां चल रहा है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें कभी घटित हुई जिसको बताना चाहेंगे जो काफ़ी रोमांचकारी रहा? वैसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते रहे। जब वर्ल्ड चैम्पियनशिप का ही मैं बताऊंगा आपको, थाईलैंड में था, तो मेरी फाइट जो है जब सेमीफाइनल्स के लिए थी, तो उसमें जो वर्ल्ड चैम्पियन था, लगातार 3 बार का मेडलिस्ट था, तो मेरी फ़ाइट उससे हुई थी। उसका नाम शेख करके था और काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली था। वो लगातार 3 बार 4 बार से वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट था। तो जब मेरी फ़ाइट उसके लिए आई तो बहुत ज़्यादा शुरू में मुझे लगा कि बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा मुझे। वो वेल बुल्ड था और सिंगापुर का रहने वाला था। और इनफैक्ट दूसरा इंसिडेंट ये था कि उसके फादर जो एशियन फेडरेशन हमारी है उसके प्रेसिडेंट भी थे। लेकिन जब हम रिंग में उतरे और उसका सामना किया हम लोगों ने, तो मैं भले वो फाइट हार गया था, लेकिन बहुत रोमांचकारी पल था कि मैंने कहीं भी उससे पीछे नहीं रहा। हम 12 और 9 से सिर्फ मैच को हम हारे थे, लेकिन ये लगा कि हाँ, इंडिया कांटे की टक्कर थी और ये लगा कि हाँ, इंडिया के लोग भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है वर्ल्ड चैम्पियनशिप का मेडल लाना। तो इसलिए ये रोमांचकारी मेरे लिए रहा कि एक वर्ल्ड चैम्पियन के साथ खेलना और कम अंतरों से हारना, ये बहुत बड़ी बात थी। अच्छा, किस तरह की ट्रेनिंग आज करते हैं? क्योंकि शुरुआत में जैसे आपने बताया कि आप 4-4 घंटे 5-5 घंटे लगातार ट्रेनिंग करते थे, तो आपका क्या मामला है? क्या वक्त निकल पाता है उस तरह की ट्रेनिंग का? अब 4 घंटे तो नहीं निकलता, लेकिन हाँ 2 घंटे समय निकालते हैं। हम लोग आधे घंटे कम से कम रनिंग पे देते हैं ताकि स्टेमिना हमारी बिल्डअप रहे। उसके साथ साथ हाफ एन आवर स्ट्रेचिंग पे, वार्म अप से दे देते हैं और 1 घंटा टेक्निकल ट्रेनिंग पे ज़रूर देते हैं। उससे क्या होता है कि जो हमारी टेक्निकलिटीज़ हैं, जो नई नई चीज़ें आई हुई हैं, वो टेक्निकल ट्रेनिंग के माध्यम से हम फुलफिल कर लेते हैं। तो 2 घंटा की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी हम लोग के लिए है कि उतना तो करना ही करना है, तभी हम कुछ कर पाएंगे स्पोर्ट्स में आगे। और जब चैम्पियनशिप्स रहती है तो वो हमें 3 घंटे से 4 घंटे के कैसे हो जाते हैं वो पता नहीं चलता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग पे ही फोकस करना होता है। जब आप खेलने के लिए जाते हैं, खेल के आते हैं, जीत के आते हैं, तो घर वालों के क्या रिएक्शंस होते हैं? घर वालों का अब तो आदत सी हो गई है उनके लिए, लेकिन एक अच्छा रिएक्शन रहता है। घर पे बहुत अच्छा से प्रोत्साहित करते हैं। पिताजी मेरे राज्य स्तरीय तक के कुश्ती खेले हुए थे, तो स्पोर्ट्समैन रहे, इसलिए वो और अच्छे से उस चीज़ को हौसला अफजाई करते हैं। आपको मिली है? हाँ, वो एक बैकग्राउंड मुझे मिला। फादर क्योंकि एडवोकेट हैं और यहीं डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन में प्रैक्टिस करते हैं, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में, लेकिन वो खेलों को लेकर के मुझे लगातार प्रोत्साहित करते रहते हैं, हौसला अफजाई करते रहते हैं। शादी वगैरह आपकी? नहीं, अभी नहीं। अभी माँ कहते नहीं कि कब तक अकेले आओगे मेडल लेके, कभी तो डबल हो गया। अभी कुछ समय मुझे मिला है खेलों के लिए देने के लिए, और अभी भी मैं लगातार कोशिश में हूँ कि लगातार इंटरनेशनल इवेंट में इंडिया के लिए मेडल ले आऊँ। क्योंकि खासकर आजमगढ़ के लिए हम लोग जब नाम लेते हैं पेंचेक्स लाट का, तो अक्सर लोग नहीं जानते हैं,
लेकिन ये भी एक भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त खेल है। जितनी सुविधाएं अन्य खेलों को मिलती है उससे ही बराबर की सुविधाएं पेंचक सिलाट को भी मिलती हैं। उसके खिलाड़ियों को भी क्रिकेट या फुटबॉल या बैडमिंटन जितनी ही सुविधाएं मिलती है सरकार के द्वारा। तो सरकार की नज़र में सारे खेल बराबर हैं, लेकिन हमारे आपके नज़र में ये रहता है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर कोई गेम है तो हम लोग उसे ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। तो मेरी ये चाह है कि हमारे आजमगढ़ के सभी बच्चे किसी न किसी खेल में ज़रूर जुड़े रहें, क्योंकि जब वो स्पोर्ट्समैनशिप उनके अंदर आएगी तो जाहिर सी बात अपने ज़िले के लिए कुछ करने की सोचेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि नशे से दूर रहेंगे। कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन रहता है अपनी स्टेमिना डेवलप करने के लिए हमेशा वो फिट रहना चाहता है, इसलिए नशे से दूर रहता है, मेहनत करता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। और जब वो किसी भी खेल से जुड़े रहेंगे तो सारे खेलों के बारे में उन्हें पता रहता है कि ये कौन सा खेल है और ये कौन सा खेल है, इससे क्या बेनिफिट है। और इंडिविजुअल स्पोर्ट हम खेलते हैं अगर, तो उसमें बहुत संभावनाएं होती हैं। जैसे क्रिकेट में ग्रुप टीम होती है, फुटबॉल टीम है, हॉकी टीम है, तो वहाँ टीम वर्क के साथ खेलना पड़ता है, इसलिए जो अच्छे बच्चे रहते हैं कभी को पीछे रह जाते हैं। लेकिन हमारे खेल में ये है कि अगर आप फाइट जीतते हैं तो आपको जाना है आगे। अगर आप स्टेट में गोल्ड जीतते हैं तो नेशनल जाना है, नेशनल में गोल्ड जीतते हैं तो इंटरनेशनल के लिए आपका सिलेक्शन होने की संभावनाएं रहती हैं। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। सूरज, एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा। जैसे बहुत सारे खेलों में होता ही है कि रिटायरमेंट के बाद ही उन्हें खेल की संस्थाओं में पद दिए जाते हैं ताकि वो भी प्रतिभाओं को निकाल सकें, निखार सकें, कुछ नए लोगों को भीड़ से निकाल करके लेके आ सकें। आप बहुत सारी संस्थाओं में पदों में हैं, अभी आप खेल रहे हैं, इंटरनेशनल आपने खेला है, देश के लिए खेला है, बहुत सारी चीज़ें प्रदेश के लिए खेला है, ज़िले के लिए खेला है। तो किस तरह से आप चयन करते हैं, किस तरह से प्रतिभाओं को खोजते हैं? सबसे बड़ी बात, अभी स्पोर्ट्स कोड लागू किया गया है और उसमें 50% स्पोर्ट्स पर्सन्स को ही स्पोर्ट्स के एसोसिएशंस में रहना अनिवार्य कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब कोई स्पोर्ट्स पर्सन उस कमेटी में रहेगा तो जाहिर सी बात है वो अच्छे लोगों को चयन करके ले जाएगा। पहले होता क्या था कि कोई भी किसी भी बैकग्राउंड से रहे, वो स्पोर्ट्स खेल से उसका कोई नाता ही नहीं रहता था और वो उसका प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बन के बैठा हुआ रहता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब स्पोर्ट्स कोड के बाद आपके 50% जो मेंबर्स होंगे, पदाधिकारी होंगे, उनको उस स्पोर्ट्स का पर्सन होना चाहिए। एथलीट कमीशंस बने हुए हैं, तो अगर किसी भी बच्चे को लगता है कि उसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो वो एथलीट कमीशन में अपील कर सकता है। तो एथलीट कमीशन उसके लिए पूरी सुनवाई करता है, उसकी जांच करता है, उसके बाद टीम में चयन कराता है। इसी तरह से जब हम किसी पर्सन को चयन करते हैं तो हम ये नहीं देख, जैसे हमारा कोई बच्चा डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप में मेडलिस्ट हुआ या स्टेट चैंपियनशिप में मेडलिस्ट हुआ और हमें लगता है कि जो सिल्वर मेडलिस्ट था वो गोल्ड मेडलिस्ट से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, या ब्रॉन्ज मेडलिस्ट था वो बहुत अच्छा फाइट किया, हो सकता है टेक्निकलिटी की वजह से 1-2 पॉइंट से हार गया, तो हम लोग ट्रायल्स का आयोजन करते हैं उन चारों मेडलिस्ट के बीच में और ट्रायल्स करा करके फिर हम भेजते हैं टीम, ताकि एक जो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट था उसको ही मौका मिल सके कि वो अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर सके। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। और जो हमारे रेफरी कमीशन होता है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनकी होती है, क्योंकि एक एक अंकों की वजह से बच्चों का कैरियर ख़राब हो सकता है। तो वो एक ट्रेंड रेफरी पैनल होना चाहिए। ट्रेंड रेफरी पैनल उनका सिलेक्शन करेगा, उसके पॉइंट्स देते हैं, जजमेंट करते हैं, तो सिलेक्शन करने में हमें बहुत आसानी हो जाती है और बच्चे जो अच्छे होते हैं उन्हें लेकर जाते हैं। और हमारे अभी जैसे हम लोगों ने स्टेट चैंपियनशिप इस बार आजमगढ़ में ही कराई हुई थी, तो अच्छी संख्या में बच्चे, आजमगढ़ के बच्चों को अच्छा ऑफर मिला कि हमारे 21 बच्चे, जो हमारी 85 की टीम गई हुई थी यूपी की, उसमें 21 बच्चे हमारे आजमगढ़ से सम्मिलित थे और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिया उन्होंने। आज वो मैचेस खत्म होंगे तो आपको रिजल्ट शायद मिल पाएँ सब जूनियर और जूनियर कैटेगरी के, तो इसलिए बहुत अच्छी संभावनाएं रहती हैं और अच्छे बच्चों को ही हम लोग ले जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण सवाल है सूरज, शायद अगर उसकी बात ना की जाए तो मुझे लगता है कि बातें अधूरी रह जाएंगी। पैसा एक बड़ा फैक्टर है। तमाम खेलों में लोग पार्टिसिपेट तो करते हैं, लेकिन जब पैसे की बात आती है तो क्रिकेट में जो चकाचौंध है पैसे की, जो स्टारडम है, जो कैरियर है, लोग उसके लिए पागल हुए जा रहे हैं। IPL जैसे जब से गेम्स आए हैं तब से लोगों को बेशुमार पैसा, शायद अपने देश की तरफ से खेलें तो उतना पैसा नहीं मिलेगा उनको। तो इसमें भी मैंने सुना था, पेंचक सिलाट का मैंने एक कवर किया था, टूर्नामेंट कवर किया था, तो उसमें जो रेफरी वगैरह थे उनसे मैंने बात किया था, या जो आयोजक थे, तो उन्होंने कहा था निकट भविष्य में IPL की तर्ज पे पेंचक सिलाट में भी इस तरह की चीज़ें होने जा रही हैं, खिलाड़ियों की बोली लगेगी, तो उससे बेहतर विकल्प एक मिलेगा, पैसे का फंड उनके पास आएगा, तो अपनी ट्रेनिंग बेहतर कर सकते हैं, चीज़ों को बेहतर ढंग से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही अच्छा है। इस पर अभी चल रहा है कि हाँ, इसकी भी लीग करा करके इस खेल को प्रमोट किया जाए, और लीग कराने से फ़ायदा ये रहेगा कि जो अच्छे प्लेयर्स हैं उनको कुछ आर्थिक सहयोग मिल जाएगा। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट ने भी एक भारत श्रेष्ठ भारत एक स्कीम निकाली है, पेंचक सिलाट उसमें भी शामिल है। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम है। उसमें जितने भी प्लेयर सेलेक्टेड होंगे अपने स्टेट से, उनके आने जाने का AC का टिकट, उनके ट्रैक सूट से लेकर के उन सारी चीज़ों का
उनके कोचेस को और रेफरीज़ को, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को, वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी, प्रमोट करेगी, ताकि निःशुल्क बच्चा हमारा जो है निकल करके खेल सके नेशनल चैंपियनशिप तक। इस तरह की स्कीम गवर्नमेंट चला रही है। उसके साथ साथ खेलो इंडिया की भी स्कीम है। खेलो इंडिया में बच्चे जो हमारे अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, नेशनल लेवल पे मेडल जीतते हैं, उनको सेलेक्ट करके इंडियन गवर्नमेंट की जो हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है वो रखती है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग के प्रबंध करती है और फिर उन्हें खिलाती है। तो इससे एक जो पेरेंट्स का पैसे का हर्डल है वो दूर हो जाता है कि पैसों की कमी की वजह से कोई बच्चा हमारा आगे नहीं बढ़ पाए, ऐसा नहीं होगा। वो गवर्नमेंट उसके लिए वर्क करेगी। उसके साथ साथ में जो प्रोत्साहन राशि मिलती है, जैसे कोई भी अगर वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीत करके आता है तो उसे भी, जैसे ब्रॉन्ज मेडल मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में रहा, तो एज़ पर रूल कोरोना की वजह से शायद अभी नहीं मिल पाया मुझे, लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप ब्रॉन्ज मेडल का 8 लाख रुपए इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। ऐसे ही अगर कोई ओलंपिक्स में जीत करके आता है तो यूपी गवर्नमेंट हमारी 1 से 2 करोड़ रुपए देती है। एशियन चैंपियनशिप में जीत कर आए तो भी पैसे मिलते हैं। तो गवर्नमेंट ने बात है सूरज, जैसे तकनीकी जो ज़रूरतें हैं, जो चीज़ें हैं, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, क्या आप लगता है आपको कि सरकार से जो मदद मिलनी चाहिए खिलाड़ियों को पर्याप्त रूप से मिल रही है? स्टार्टिंग में तो नहीं मिल पाती है, स्टार्टिंग फेज में, लेकिन गवर्नमेंट भी तो चाहती है ना कि बच्चे अगर अच्छा परफॉर्मेंस दें तो हमें मिले। हमने देखा है मामला कि ट्रेनिंग ढंग से नहीं कर पाते, फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से जो चीज़ें सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए स्तरीय नहीं हो पाती, जिसकी वजह से खिलाड़ी पीछे हो जाता है। सरकार की तरफ से मदद तो स्थानीय रूप से या इनिशियल स्टेज में नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है तो हम उसकी मदद करें। लेकिन एज पर एसोसिएशन चलाने वाले लोग जो बैठे हुए हैं, जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज बन के बैठे हुए हैं, उनकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है कि वो जो एसोसिएशन चला रहे हैं, क्या उनके बच्चों को स्थानीय स्तर पर मदद मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है। अगर वो बच्चों के पास मदद नहीं मिल पा रही है तो मदद का प्रबंध किसी तरह से करें, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से भी कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग हैं, जैसे हम पेंचेक्स खिलाड़ी की एसोसिएशन अपनी चलाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट पार्टिसिपेट कराया है ऊपर, और उन्हें कहीं भी आर्थिक जिम्मेदारी उनके ऊपर, उनके पेरेंट्स के ऊपर नहीं पड़ने देते हैं, जो अच्छे बच्चे हैं। तो जो एसोसिएशन चला रहे हैं उनके लिए भी एक सबक होना चाहिए कि वो जो बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है उसके लिए प्रबंध करें। और हम लोग अपने पेंचेक्स खिलाड़ी में तो ये कर रहे हैं, हमारा कोई भी ऐसा बच्चा जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है उसका बिना पैसे का हम लोग खिलाने के लिए भी ले जाते हैं और पेरेंट्स पे कोई हर्डल नहीं देते हैं। या आप अभी हमारी जो टीम जूनियर और सब जूनियर खेल कर आ रही है, अगर आप उनसे बातचीत करेंगे तो वो खुशी खुशी इस चीज़ को एक्सप्रेस करेंगे। उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों के द्वारा किस तरह की सुविधाएं, किस तरह के सपोर्ट्स उनको मिले। एक आखिरी सवाल सूरज आपसे, आगे सूरज के क्या तैयारियां हैं, किस तरह के और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है और देश का नाम किस तरह से और रोशन करना है? अभी आगे अगले मंथ में हो सकता है इंडियन टीम का चयन होना है, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि प्रैक्टिस करके मैं इंडियन टीम में शामिल हो जाऊं। आगे वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी आने वाली है, इंडोर एशियन गेम्स भी होने वाले हैं, तो इंडोर एशियन गेम्स भी बहुत बड़ा इवेंट होता है, उसमें भी पार्टिसिपेट करने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। उसके साथ साथ में मैं ये चाहता हूँ कि हर गली में आजमगढ़ की, मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, तो हर गली में हमारा पेंचेक्स खिलाड़ी स्पोर्ट्स फैले। इसके लिए भी मैं पूरी कोशिश लगा हुआ हूँ कि हर एक बच्चा, हर एक लड़की जो सेल्फ डिफेंस को लेकर के पेंचेक्स खिलाड़ी कराटे खेले, सीखे और आगे बढ़ने की कोशिश करे। तो मेरी टीम तो ये है कि आजमगढ़ का नाम विश्व पलक पर किसी तरह भी ले जाऊँ, क्योंकि कई लोग कई अन्य नामों से आजमगढ़ को जानते हैं, लेकिन खेल के नाते आजमगढ़ जाना जाए, ये मैं बहुत ज़रूरी है और इसलिए मैं प्रयास करता रहूँगा। तो देखा आपने, हमने बात किया सूरज श्रीवास्तव जिसे, ये देश के गौरव हैं, सिर्फ आजमगढ़ के गौरव नहीं है, देश के गौरव हैं। इन्होंने बहुत सारे ऐसे अद्वितीय क्षण दिए हैं हम सभी भारतवासियों को, जिस पे हमें नाज है, फ़ख्र है, और उसका ये सिलसिला बहुत लंबा और लंबा चलने वाला है, क्योंकि ये खिलाड़ी, ये बहादुर खिलाड़ी, ये जाबाज खिलाड़ी कहीं रुकने वाला नहीं है, कहीं थमने वाला नहीं। हमसे बातचीत करने के लिए सूरज बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। CIB इंडिया न्यूज़। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।